हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे क्लास 10th, दोस्तों आज हम जो बात करेंगे क्लास 10th कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज मैं कॉमर्स के बारे में आपको जो हमारा जो चैप्टर नंबर 10th होगा बीजक, जो चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों बीजक, आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। यानी इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन आज आपको मैं हल कराऊंगा। तो दोस्तों अगर यानी वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम है 2023 में यानी वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं, यानी वे पेपर आपकी आ गए हैं। तो दोस्तों उसके मद्देनजर रखते हुए आज की जो हमारी क्लास है ये इसकी दोस्तों क्लास 10th होगा। दोस्तों क्लास 10th होगी हमारी कॉमर्स की होगी, जिसे आप वाणिज्य बोलते हैं। क्लास 10th होगी कॉमर्स की होगी, वाणिज्य बोलते हैं जिसे। चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों जिसे हम बीजक कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 है जिसे हम बीजक कहते हैं दोस्तों, यानी जो इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवॉइस कहते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इनवॉइस से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ये दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो 2012 से लेकर 2022 तक पूछे गए, यानी 10 साल, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा। तो दोस्तों अब इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से सुनना और दोस्तों बड़े ध्यान से समझना, और इन सभी को आप नोट भी कर सकते हैं और इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के यानी सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो दोस्तों यानी जो टारगेट है हमारा, टारगेट 23 फरवरी 2023। दोस्तों हमारा जो ये कॉमर्स का पेपर होगा दोस्तों 23 फरवरी 2023 में होगा, जिसमें आपको 70 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं। यानी टारगेट 23 फरवरी 2023 दोस्तों 70 नंबर पक्के आपके। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे, यानी आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नहीं दोस्तों हम बीजक क्यों बनाते हैं। दोस्तों आज हम इसके बारे में जानेंगे बीजक क्यों बनाते हैं। 2014, 16 और 19 में पूछा गया कि हम बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कितनी धनराशि चुकानी है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दे रखा था बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कितनी धनराशि चुकानी है। नहीं दोस्तों क्रेता का मतलब होता है जो खरीदने वाला। यानी दोस्तों अगर आपने किसी से कुछ सामान खरीदा है तो दोस्तों आप उसका बीजक बनाएंगे और बीजक से हमको क्या ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, हमें बीजक से पता चल जाएगा कि क्रेता को कितनी राशि चुकानी है। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बीजक को परिभाषित कीजिए। नहीं दोस्तों पहला क्वेश्चन में देख ले कि बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों बीजक बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी देख चुके होंगे कि क्रेता को कितनी धनराशि चुकानी है, क्रेता को कितनी धनराशि चुकानी है। दूसरा क्वेश्चन है कि बीजक को परिभाषित कीजिए, यानी बीजक क्या होता है इसे परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों बीजक को परिभाषित कीजिए 2017, 20 और 22 में पूछा गया कि बीजक को परिभाषित कीजिए। तो प्रोफेसर हैंसन के अनुसार, यानी प्रोफेसर हैंसन के अनुसार बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है। यानी बीजक जो है दोस्तों, यानी हमारा जो बीजक व्यवसाय का मतलब दोस्तों अपने कार्य में प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है, किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है तथा जो किसी विक्रय व्यवहार के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, यानी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यह संबंधित होता है जो किसी विक्रय व्यवहार के संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बीजक बनाने के 3 लाभ बताइए। दोस्तों हमें बीजक बनाने से कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, उन्हें लाभ को लिखिए। यानी बीजक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य ग्राहक को यह सूचित करना है कि उसे कुल कितनी राशि माल के मूल्य और उसकी और किए जा गए कार्यों के लिए व्यय के लिए विक्रेता को चुकानी है। तो दोस्तों ध्यान रखना बीजक जो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो यह होता है कि बीजक तैयार करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि ग्राहक को यह सूचित किया जाता है। नहीं इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, इसके द्वारा ग्राहक को सूचित किया जाता है कि उसे कुल कितनी राशि माल के मूल्य और उसकी ओर से किए गए व्यय के लिए विक्रेता को चुकानी होगी। नहीं कितनी राशि उसे विक्रेता को चुकानी होगी। बीजक क्रेता को निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति कराता है। यानी दोस्तों जो बीजक होता है वो क्रेता को निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति कराता है। अब दोस्तों देखेंगे कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला जो है दोस्तों क्रेता को सूचना,
बीजक से क्रेता को इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि क्रेता ने उसके पास माल, दोस्तों ये माल है, माल भेज दिया है। माल ना पहुंचने की दशा में यह आवश्यक पूछताछ कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि यानी क्रेता को सूचना, दोस्तों बीजक से क्रेता को इस बात का, यानी बीजक से क्रेता को इस आशय की सूचना प्राप्त हो जाती है कि क्रेता ने उसके पास माल भेज दिया है या माल ना पहुंचने की दशा में वह आवश्यक पूछताछ कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना बीजक क्या है, बीजक से हम क्रेता को जो क्या होता है, बीजक से क्रेता को पता चलता है कि उसके पास माल भेज दिया गया है और अगर माल नहीं भेजा है तो दोस्तों इसकी वह सूचना उसे दे सकता है। इसके बाद है दूसरा नंबर पर दोस्तों विक्रय मूल्य का निर्धारण, यानी दोस्तों जो विक्रय मूल्य होता है हमारा, यानी सेलिंग प्राइस जो होता है, विक्रय मूल्य का निर्धारण बीजक के द्वारा ही वस्तुओं के सही विक्रय मूल्य निर्धारण किया जाता है। यानी दोस्तों अगर आप बीजक बना लेते हैं तो उसके द्वारा जो सही वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण, बीजक के द्वारा वस्तुओं का सही मूल्य विक्रय निर्धारण किया जाता है, यानी जितने में वस्तु बिक सकती है उतने का उसका सही मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। अब दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। अब है धनराशि का प्रबंधन। यानी दोस्तों धनराशि का प्रबंधन कैसे करेंगे, बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कुल कितनी धनराशि चुकानी है। यानी बीजक से क्या होगा दोस्तों, बीजक से क्रेता को यह ज्ञात हो जाता है, बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कुल कितनी धनराशि चुकानी है। यानी बीजक से हमें क्या पता चलेगा दोस्तों, बीजक से हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि जो क्रेता है यानी बेचने वाला, उसे कुल कितनी राशि चुकानी है, अतः माल के पहुंचने से पहले ही वह बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना धनराशि का प्रबंधन, यानी बीजक से यह ज्ञात हो जाता है कि दोस्तों अगर हम किसी चीज़ का बीजक तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों हमें पता चल जाएगा कि हमें उससे कितना पैसा देना है, और दोस्तों अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो दोस्तों उस पैसे का इंतजाम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि बीजक से ज्ञात हो जाता है कि क्रेता को कुल कितनी धनराशि चुकानी है, अतः माल के पहुंचने से पहले, अगर आपके पास माल आ रहा है और आपके पास इतने पैसे नहीं है तो दोस्तों आप कहीं से पैसे का इंतजाम कर लेंगे, से पहले ही वह बिल्टी छुड़ाने के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध कर सकता है। अब दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देसी बीजक कितने प्रकार का होता है। यानी दोस्तों देसी बीजक कितने प्रकार का होता है, 2020 और 22 में पूछा गया कि दोस्तों देसी बीजक कितने प्रकार का होता है। देसी बीजक कितने प्रकार का होता है, 2020 और 22 में पूछा गया। देसी बीजक 2 प्रकार का होता है। देसी बीजक क्या होता है दोस्तों, देसी बीजक 2 प्रकार का होता है। देसी बीजक 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण बीजक, इसे पक्का बीजक भी कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखना जो बीजक है, बीजक 2 प्रकार का होता है, एक तो होगा साधारण बीजक, इसे पक्का बीजक भी कहा जाता है। यह माल की बिक्री के बाद वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही बनाया जाता है। इसमें माल का वास्तविक मूल्य, व्यय एवं व्यापारिक छूट की वास्तविक राशि का उल्लेख होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होगा साधारण बीजक। दोस्तों साधारण बीजक क्या है, यानी इसे पक्का बीजक भी कहा जाता है। दोस्तों जो साधारण बीजक होगा उसे क्या कहेंगे, इसे पक्का बीजक भी कहा जाता है। यह माल की बिक्री के बाद, यानी जो पक्का बीजक होगा वो माल की बिक्री के बाद वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। किस पर, वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। इसमें माल की वास्तविक मूल्य, व्यय एवं व्यापारिक छूट की व्यावसायिक वास्तविक राशि का उल्लेख होता है। तो दोस्तों एक तो होगा साधारण बीजक होगा, यानी साधारण बीजक आप एक बार और समझिए, साधारण बीजक इसे पक्का बीजक भी कहते हैं। दोस्तों जो साधारण बीजक होता है उसे पक्का बीजक भी कहा जाता है। यहाँ माल की बिक्री के बाद वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है, यानी माल की बिक्री के बाद वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। इसमें माल की वास्तविक मूल्य, व्यय एवं व्यापारिक छूट की वास्तविक राशि का उल्लेख होता है। किसमें, साधारण बीजक में होता है। अब दोस्तों चलते हैं सूचनार्थ बीजक, जो दूसरा नंबर का बीजक होता है, इसे हम कच्चा बीजक भी कहते हैं। ऐसा अनुमानित बीजक, इसे अनुमानित बीजक भी कहते हैं। किसे अनुमानित बीजक कहते हैं दोस्तों, सूचनार्थ या कच्चा बीजक को अनुमानित बीजक भी कहते हैं। यह बीजक की भांति ही बनाया जाता है। किसकी, यह बीजक की भांति ही किसे बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि बीजक माल के बिक जाने तथा वास्तविक अंकों द्वारा ही बनाया जा सकता है, कि बीजक माल के बिक्री, यानी यह बीजक, अंतर यह है कि यह बीजक जो होगा दोस्तों, यह माल के बिक जाने तथा वास्तविक अंकों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों जब आपका माल बिक जाएगा और आपके पास पैसा आ जाएगा तो दोस्तों किससे, ये वास्तविक अंकों द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसे अनुमानित बीजक भी कहते हैं। यह बीजक की भांति ही बनाया जाता है। अंतर केवल इतना है कि बीजक माल के बिक जाने तथा वास्तविक अंकों द्वारा बनाया जाता है।
अब चलते हैं दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन है कि जमा पत्र से आप क्या समझते हैं, यह कब और कहाँ तैयार किया जाता है। जमा पत्र का नमूना दो। 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया है दोस्तों। 2014, 16, 19 और 21 में पूछा गया है कि जमा पत्र से आप क्या समझते हैं, यह कब और क्यों तैयार किया जाता है, जमा पत्र का नमूना दो। दोस्तों जमा पत्र क्या होता है, पहले हम दोस्तों जमा पत्र देखेंगे। जमा पत्र क्या होता है। जमा पत्र एक ऐसा प्रलेख है, यानी दोस्तों जो जमा पत्र है वो एक ऐसा प्रलेख है जिसके माध्यम से विक्रेता को यह सूचित करता है, यानी जमा पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसके माध्यम से विक्रेता को यह सूचित करता है, यानी विक्रेता को क्या दोस्तों, विक्रेता को यह सूचित करता है कि पत्र में लिखित धनराशि उसके खाते में जमा कर दी गई है। यह प्राय लाल स्याही से ही लिखा जाता है, प्राय लाल स्याही से ही लिखा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, यह कैसा, ये लाल स्याही से लिखा जाता है। यानी एक बार और पढ़िए, जमा पत्र एक ऐसा प्रलेख है। दोस्तों जमा पत्र एक ऐसा प्रलेख है जिसके माध्यम से विक्रेता को यह सूचित किया जाए। जमा पत्र एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से विक्रेता का मतलब जो माल बेचने वाला है उसको सूचित किया जाता है कि पत्र में लिखित धनराशि उसके खाते में जमा कर दी गई है। यह प्राय लाल स्याही से लिखा जाता है। नहीं दोस्तों, विक्रेता किसे कौन लिखेगा दोस्तों, इसे लिखेगा क्रेता, यानी सामान खरीदने वाले। दोस्तों आपने किसी से सामान खरीदा, दोस्तों आपने किसी से सामान खरीदा और आपने कही कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, यानी आपने इससे सामान खरीदा, यानी राम से सामान उधार खरीदा आपने, और दोस्तों कही कि राम मेरे पास पैसे नहीं। तो दोस्तों जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो दोस्तों आपने क्या करा, दोस्तों आपने एक जमा पत्र तैयार करा और उसमें पैसे आप उस राम के अकाउंट में जमा करने के बाद में आपने उसको यानी पत्र भेज दिया कि मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दिए हैं, क्या मैंने आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दिए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि तैयार कब करते हैं, इसे तैयार कब करते हैं, यानी जब बीजक में माल का अधिक मूल्य लिखा गया हो। इसे तैयार जब करते हैं जब माल का अधिक मूल्य, नहीं दोस्तों कोई माल तो है 20 रुपये का लेकिन आपने उसके लिख दिए, कोई माल था 10 रुपये का लेकिन आपने कितने 12 रुपये लिख दिए। तो कब तैयार किया जाएगा, जब बीजक में माल का अधिक मूल्य लिखा जाता हो, जब इसे तैयार करेंगे। जब क्रेता ने कोई माल लौटा दिया हो, यानी दोस्तों आपने मंगाए थे 100 लेकिन आपने 90 पीस ही रखे, तो आपने 10 क्या करे, 10 आपने वापस कर दिए। तो दोस्तों जब फिर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर भी हमें बीजक बनाना पड़ेगा। जब भूल से बीजक में जोड़ अधिक लगा दिया गया हो, यानी दोस्तों अगर आप जब बीजक में आपने जोड़ भूल से अधिक लगा दिया गया हो, अधिक का मतलब यानी आपने माल तो बैठा दोस्तों 10,000 का और दोस्तों आपने जो बीजक बना के भेज दिया वो भेज दिया 12,000 रुपये का। तो दोस्तों वही है कि जब भूल से बीजक में जोड़ अधिक लगा दिया हो, यानी जब भूल से बीजक में जोड़ अधिक लगा दिया, जब इसका प्रयोग करते हैं, जब बीजक में लिखा गया माल क्रेता के पास भेजा ही ना गया हो, यानी दोस्तों आपने बीजक में भेज दिया कि बीजक में भैया मैंने तुम्हारे पास 70 क्या नाम लगा 70 बुक्स भेजी है, 70 हिंदी की, 50 कॉमर्स की बुक भेजी है और दोस्तों आपके पास नहीं आई है। तो दोस्तों जब भी बीजक तैयार किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि बीजक कब, यानी जमा पत्र कब तैयार किया जाता है, जब बीजक में माल का अधिक मूल्य लिखा गया हो, जब तैयार करेंगे। जब क्रेता ने कोई वस्तु लौटा दिया हो, जब तैयार करेंगे। जब भूल से बीजक में जोड़ अधिक लगा दिया हो, या जब बीजक से लिखा माल क्रेता के पास भेजा ना ही गया हो। दोस्तों जब बीजक तैयार किया, यानी जब जमा पत्र तैयार किया जाता है। अब दोस्तों जमा पत्र का हम उदाहरण देखते हैं। जमा पत्र नमूना, दोस्तों जमा पत्र का हम नमूना देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी जो एक हमें क्वेश्चन से जाता है तो पहले उसे पढ़ेंगे। राहुल पब्लिकेशन मेरठ द्वारा जो पुस्तकें सर्वश्री रस्तोगी बुक डिपो चंदोसी को बेची गई थी, यानी राहुल पब्लिकेशन द्वारा जो पुस्तकें सर्वश्री रस्तोगी बुक डिपो को बेची गई थी, उनमें से क्रेता द्वारा 50 अधिकेशन तत्व वापस भेजी जानी है। यानी मैं इसमें बताया ना, आपने देखा होगा कि जब क्रेता ने माल लौटा दिया हो, यानी क्रेता ने कुछ, यानी जो खरीदने वाला है उसने कुछ माल लौटा दिया, जब भी हमें क्या जमा पत्र तैयार करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें लिख रहा है कि अधिकेशन तत्व वापस भेजी जाती है। यदि इनको वापस लेना स्वीकार कर लेते हैं तो सर्वश्री रस्तोगी बुक डिपो चंदोसी के पास निम्न प्रकार से जमा पत्र प्रेषित किया जाएगा, निम्न प्रकार से जमा पत्र जाएगा। अब दोस्तों हम जमा पत्र देखते हैं, जमा पत्र के यानी किस तरह से लिखा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक कौन है, राहुल पब्लिकेशन, पुस्तक प्रकाशन व्यय विक्रेता मेरठ, फोन नंबर। तो दोस्तों हमने किसके नाम लिखा है, राहुल पब्लिकेशन के नाम लिखा कि जहाँ से आपने पुस्तक खरीदी आपने उसके नाम एक पत्र लिखा। इसमें सर्वश्री सेवा में सर्वश्री रामा बुक डिपो मुरादाबाद, यानी सर्वश्री रामा बुक डिपो मुरादाबाद। इसके बाद में दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इसके बाद में हम लिख सकते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि संदर्भ में बीजक संख्या 50 अधिकेशन तत्व घटाई गई। तो दोस्तों 50 घटाई गई, टोटल 2500 रुपये का था, 50 घटाई गई। और प्रदत्त व्यापारिक छूट दोस्तों 15%, यानी प्रदत्त व्यापारिक छूट हमारी कितनी होगी 15%।
तो दोस्तों इसमें 50 रुपये की छूट है, यानी टोटल 2500 रुपये का था। प्रदत्त व्यापारिक छूट यानी 15% की वैसे छूट दी गई, तो दोस्तों टोटल 375 रुपये की छूट होगी। तो दोस्तों आपको कितने पैसे पे करने हैं, 2125 रुपये आपको पे करने हैं। और दोस्तों हम अंत में लिख सकते हैं राहुल कृतज्ञ राहुल पब्लिकेशन राहुल रस्तोगी साझेदार। तो दोस्तों आप एक बार वो देखिए, यानी हमें इस तरह से हमें एक जमा पत्र का क्वेश्चन आएगा, इसे करना है। राहुल पब्लिकेशन मेरठ द्वारा जो पुस्तकें सर्वश्री रस्तोगी बुक डिपो चंदौसी को बेची गई थी उनमें से क्रेता द्वारा 50 अधिकेशन तत्व वापस भेजी गई, यानी 50 यानी पुस्तकें वापस भेजी जानी है। यदि इनको वापस लेना स्वीकार कर लेते हैं तो सर श्री रस्तोगी बुक डिपो चंदौसी के पास निम्न प्रकार के जमा पत्र तैयार कर यानी प्रेषित किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे प्रेषक राहुल पब्लिकेशन, ये प्रेषक राहुल पब्लिकेशन पुस्तक प्रकाशन एवं विक्रेता मेरठ उनका फ़ोन नंबर डाल देंगे। इस सेवा में सर श्री रामा बुक डिपो मुरादाबाद, यानी किसने दोस्तों एक पत्र लिखा है, रामा बुक डिपो ने लिखा है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है दोस्तों, उसके बाद में संदर्भ में बीजक संख्या लिखनी है और फिर विवरण में देना है कि 50 अधिकोषण तत्व घटाई गई, नहीं 50 अधिकोषण घटाई गई, दर 50 रुपये। प्रदत्त व्यापारिक छूट दोस्तों 375 रुपये थे दोस्तों टोटल, यानी 2500 में से 375 गए तो 2125 रुपये रकम वापस देनी है। और इसमें हमें यानी उनका नाम लिखना है कृत राहुल पब्लिकेशन राहुल रस्तोगी साझेदार। इस तरह से करके दोस्तों हम एक बीजक का नमूना तैयार कर लिया जाता है, यानी इसका जमा पत्र का नमूना तैयार कर लिया जाता है। और दोस्तों यानी जो हमारा ये वाला चैप्टर था दोस्तों ये भी हो गया समाप्त। दोस्तों आज मैंने इसके आपको आज भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चन आज आपको फिर करा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।